वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 21 ऑफ माय पैशन डेविल लव न्यू दिल्ली राठौर पैलेस। सब लोग रीमा के कमरे में थे और अरीमा सबको अपने लिए कपड़े दिखा रही थी। अरीमा उन कपड़ों को देखते हुए बोली, मोम आपको इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? ये सब ड्रेसेस लाखों की, वे लोग हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट कब से हो गए? आपने डेढ़ के सारे पैसे इसमें खर्च कर दिए। मोम रीमा को देखते हुए बोली, गुस्से से बोली, जब तेरे अंदर मेरे जितना दिमाग आ जाए ना तब बात करना, क्योंकि तू जैसी बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखी। अरे करोड़ों लेने हैं तो लाखों लुटाने भी पड़ेंगे ना। पहले लाखों देंगे करोड़ों मिलेंगे, ये कपड़े ही हमारी जीत की पहली सीढ़ी है। तू बस देख ही जा, रंजना राठौर से उसका सब छीन दी हूँ। बहुत खुशी है ना उसको अपनी इकलौती पोती को रानी बनाने का। अब वहाँ की रानी मेरी बेटी बनेगी। और सबसे बड़ी बात, मुझे मेरी राइमा का बदला भी लेना है उस मनहूस से। रीमा की बात पर रीमा जल्दी से बोली, मोम उसने सब बताया होगा, हम उसके साथ क्या करते थे। आपको लगता है वे हमें माफ कर देंगे? खासकर दादी तो बिल्कुल माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपने कहा था दादी पहले से आपसे नफरत करती है। अरीमा की बात पे रीमा अपनी आंखों में आए आंसू पहुंच कर बोली, ये आंसू मेरे, ये आंसू मुझे इस घर में जगह दिलाएंगे। तू बस देखती जा, तेरी माँ एक्टिंग में अच्छे लोगों को पीछे छोड़ देती है। राना राठौर तो मेरे सामने झुक के रहेगी। रीमा की बात पे रीमा मुस्कुरा के बोली, वाह मोम क्या दिमाग है आपका। अरीमा की बात पे दोनों माँ बेटी खुश हो गई थी। लंदन ग्यारह और अनाया को काफी मेहनत के बाद एक गाउन पसंद आया था जो लाइट पिंक था। अनाया जल्दी से बोली, ये देखो ये सबसे प्यारा है और तुम पे अच्छा भी लगेगा। तुम जाओ जल्दी से ट्राई करके आओ, फिर मैं अने को बुलाती हूँ। अनाया की बात पे गहरा खिलाते हुए बोले, नहीं अनाया, जरूरी थोड़ी है, मैं ये पहन के देखो, अगर तुम्हें पसंद है तुम ले लो, मैं पहन लूंगी। मैं ग्यारह की बात के अनाया अपना शरीर पर हल्का सम्मान बोली, अरे मेरी प्यारी बहन, तुम इतनी बोरियत वाली बातें कब से करने लगी? थोड़ा एंजॉय करो, खुश रहो। लड़कियों का मूड शॉपिंग करके एकदम ठीक हो जाता है, और तुम हो इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस को भी बना कर रही है। चलो चुपचाप चेंज करके आओ। क्यारा ना चाहते हुए ट्रायल रूम में चली गई थी। वहीं ट्रायल रूम में जाकर क्यारा ने ये गाउन पहन लिया था, लेकिन उस गाउन में क्यारा की पूरी कमर दिख रही थी, क्योंकि गाउन के पीछे एक छोटी सी जेब थी जो क्यारा से बंद नहीं हो रही थी। क्यारा ने अपना फोन देखा तो वह बाहर ही भूल गई थी। क्यारा ने गहरी सांस लेकर फिर से मेहनत करनी शुरू कर दी, क्योंकि वह ऐसे बाहर नहीं जा सकती थी। क्यारा भी कुछ सोच ही रही थी जब उसकी कमर पर किसी की ठंडी उंगलियां चलने लगी थी। अगली सुबह तारा की आंख खुली तो वह रूहेल की बाहों में थी। तारा के चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई थी। तारा ने गहरी सांस लेकर रूहेल को देखा, जिसकी लंबी पतली नाक इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। तारा ने जैसे ही अपने हाथ को छूना चाहा, अचानक रूहेल की आंख खुल गई। रूहेल गुस्से से बोला, तुम मेरे पेड़ पे क्या कर रही हो? रूहेल की बात पे तारा डरते हुए बोली, सर वो मैं आप मुझे यहाँ ले आए थे रात, आपने कहा था आप मुझे नहीं। बंद करो अपनी बकवास। रूहेल गुस्से से चीखा, तुम लड़का होती ही घटिया हो, किसी को भी झूठी कहानी बनाकर इसको अपने सामने आगे पीछे न जाना, कोई तुमसे चुके। रूहेल की बात पे तारा गुस्से से बोली, सर मेरी इतनी हैसियत नहीं है आपके लाए बिना यहाँ आ जाऊँ। आप समझने की कोशिश करें, मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ लाया गया है, आप लेके आए थे। और अब ये सब बातें, आपने तो मुझसे अपने प्यार का इजहार भी किया था, क्या वे भी झूठ था? तारा की बात पर रूहेल हंसते हुए बोला, रियली ओ आई सी, तभी तुम मेरे पेड़ तक आ गई। और तुमसे मेरा क्या रिश्ता है? तुमसे कैसा प्यार करूंगा मैं? रूहेल के चीखने से तारा डरते हुए उसके बेड से उतर गई थी। उसको रूहेल से डर लग रहा था। रूहेल गुस्से से तारा को घूरते हुए बोला, गेट लॉस्ट, और मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, इसलिए मेरे कुछ भी कहने पे एक बार खुद को देख लेना। रूहेल की बात पर तारा ने अपनी आंखों में आए आंसू को पीछे धकेला और जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। तारा के जाते ही रूहेल अपने सिर को पकड़ते हुए बोला, क्यों तुम मुझे छोड़ के गई? आखिर क्या गलती थी मेरी? रूहेल की आंखें लाल हो गई थी। लंदन क्यारा को अपनी कमर पर किसी की ठंडी ठंडी उंगलियां महसूस हुई थी। क्यारा की पूरी बॉडी में सहरन सी दौड़ गई थी। क्यारा गहरी सांस लेकर जैसे ही पलटने कोई, अचानक ही किसी की ठंडी आवाज उसके कान में पड़ी थी। कोई अलग सी आवाज, कोई आवाज, ऐसी आवाज जिसने कभी नहीं सुनी थी। वो आदमी जो भी था उसके करीब होने से क्यारा को अजीब से बेचैनी हो रही थी। तभी वो आदमी क्यारा के कान को अपने होठ से छूते हुए प्यार से बोला, अगर तुम जरा भी हिली तो तुम्हें तकलीफ ही होगी। उस लड़की की बात पर क्यारा कपकपाती आवाज से बोली, कौन हो तुम? लेकिन उससे पहले वह आदमी क्यारा की जिप लगा चुका था। इससे पहले क्यारा को समझ पाती वह उस आदमी ने आगे बढ़कर क्यारा की कमर पर अपने ठंडे होठ रखते थे। क्यारा के बदन में सिरन दौड़ गई थी। क्यारा जैसे उस आदमी की तरफ पलटे, अचानक की लाइट जल गई थी और उस रूम में कहीं तो कोई नहीं था। क्यारा के चेहरे पर पसीने की बूंदें थी, उसकी सांसें उसकी कंट्रोल में नहीं थी। क्यारा जल्दी से अपना सर पकड़ते बोली, ये सब मेरी सोच थी, लेकिन मुझे ये सब फील हुआ नहीं, यहाँ तो कोई था। क्यारा जल्दी से वो गाउन संभाल के बाहर आ गई थी। बाहर अनाया किसी से बात कर रही थी। अनाया जल्दी से क्यारा को देख के प्यार से बोली, क्या हुआ? और तुमने पहन भी लिया, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सच में मानती हो ना अपनी बहन की पसंद को? ना बोली चली जाती है। जब क्यारा उसका हाथ पकड़ते धीरे से बोली, अनाया रूम में कोई था? क्यारा की बात पे अनाया जल्दी से बोली, कहाँ? ट्रायल रूम है। क्यारा ने धीरे से नहीं दिया देते भी अनाया जल्दी से बोली, क्यारा मैं पिछले 10 मिनट से यहाँ खड़ी हूँ ना, तो मैंने यहाँ किसी को आते देखा ना जाते हुए। आई थिंक तुमने ऐसा इमेजिन किया होगा। जरूर, तुम टेंशन मत लो। ये बताओ ये गाउन तुम्हें कैसा लगा? क्यारा ने उस गाउन को देखा और फीकी सी हंसी से सर हिला दिया। अनाया प्यार से बोली, क्यारा आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, ये ड्रेस तुम्हें पसंद है, मैं इसके लिए बोल देती हूँ। बाकी चीजें मैंने पसंद कर ली है, घर चलते हैं। अनाया की बात पे क्यारा ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद चेंज करके बाहर आ गई। अनाया ने अनया को कॉल कर दिया था। अनया धीरे से बोला, अरे तुम्हारी शॉपिंग इतनी जल्दी हो गई? क्यारा
से पहले ना प्यार से बोली, हाँ आज क्यारा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम सब ने सोचा गाँव तो हमने डिसाइड कर ही लिया। अनया के बात पे नैने सिर हिलाया तो अनया की नजर अनय के हाथ पर पड़ी। क्यारा जल्दी से बोली, कितनी चोट लगी है तुम्हें? अनय तुम ठीक हो ना? क्यारा को फिक्र करते देख अनय के अंदर ढेर सुकून उतर गया था। अनय धीरे से बोला, बस पता नहीं कैसे चोट लग गई। अनय अनाया की बात पे हैरानी से बोली, कैसे लग गई? क्या मतलब है? अरे किसी वजह से तो लगी है ना, कैसे लग गई बताओ मुझे। अनाया को फिक्र करते देख अनय आराम से बोली, यार अनाया इतनी चोट नहीं लगी, तुम टेंशन मत लो। अच्छा चलो हम घर चले। क्या रहा? अनय का हाथ अपने हाथों में लेते हुए प्यार से बोली, आई एम रियली सॉरी। अनय आज तुम मेरी वजह से यहाँ ना होते तो ये चोट भी ना लगती। मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ। क्यारा की बात पहले से हिलाते हुए बोला, मैंने ड्रेसिंग करा ली है। क्यारा चलो घर चलते हैं। दोनों अनय के साथ मॉल से बाहर आ गई थी, लेकिन किसी की नजरें बराबर दोनों पर बनी हुई थी। यहाँ इन्हें ड्राइव करते प्यार से बोला, अनय मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम दोनों ने इतनी जल्दी कैसे शॉपिंग कर ली? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है लड़कियों तो सूट के काफी देर में शॉपिंग करती है। अनय की बात पर अनय चिढ़ते हुए बोली, और तो तुम्हें काफी एक्सपीरियंस है लड़कियों का। अनय की बात पर अनय ने बुरा समझ कर उसको देखा था, लेकिन अनय बात बदलते हुए बोला, क्या लंच कहाँ करेंगे? वैसे तुम्हें लंदन के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में लंच करा होगा, यहाँ की डिश काफी फेमस है, बहुत ज्यादा। अनय अनय की बात पर क्यारा जल्दी से बोली, अनय मुझे अब घर जाना है, मैं थक गई, मुझे ज्यादा घूमने फिरने की आदत नहीं। प्लीज घर चलो, बुआ के हाथ के खाने से अच्छा दुनिया के किसी रेस्टोरेंट का खाना नहीं, घर चलते हैं। क्यारा की बात पर ने सिर हिला दिया और गाड़ी राठौर मैंसन की तरफ मोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ क्यारा के अंदर एक तूफान सा उठ रहा था। जितना उसे समझ उसको थी, अब उसको साफ पता चल रहा था वे आरोन के प्यार में अंधी हो चुकी थी। आरोन ने उसके जाने के बाद एक फोन करना भी जरूरी नहीं समझा था। जो इंसान हर वक्त हर पल उसके साथ रहता था, जो उसके कहीं आने जाने से परेशान हो जाया करता था, उसने एक बार भी पूछना जरूर नहीं समझा था। क्यारा को खुद पर गुस्सा आ रहा था, किसी इंसान से प्यार उसने कितना बुरा था आरोन। क्यारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसका मतलब अनय ने सही कहा था, क्यारा के दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। जितना मैं सोचती उसका गुस्सा उतना ही बढ़ रहा था। क्यारा अपनी सोच में थी जब अनय उसकी तरफ दरवाजा खोलते हुए बोला, हम आ गए। क्यारा ने आसपास देखा तो वे राठौर मैंसन में थी। क्यारा ने मुस्कुरा के अनय को देखा और सीधी मैंसन के अंदर चली गई। अंदर सब लोग बैठे हुए थे। रंजना जी जल्दी से क्यारा को देख के प्यार से बोली, अरे इतनी जल्दी आ गए आप लोग, क्या क्या पसंद किया? क्यारा आपने क्यारा रंजना जी के पास बढ़ते प्यार से बोली, दादी मैंने एक गाउन लिया है, लेकिन वे थोड़ी देर में आ जाएगा, आप देख लीजिए। क्या क्यारा की बात पर रंजना जी ने सिर हिलाया तो क्यारा मुस्कुरा के बोली, दादी मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, पता नहीं मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्यारा की बात पर रंजना जी प्यार से बोली, बिल्कुल बैठ जाओ। रंजना जी के कहने पर क्यारा अपने रूम में चली गई थी। अन्य अपने ऑफिस में चला गया था। वहीं दूसरी तरफ अनाया रंजना जी के पास बैठ के पानी पी रही थी। जब रंजना जी धीरे से बोली, क्या हुआ अनाया, उसको कुछ पसंद आया तुम्हारे साथ? घुली मिली रंजना जी की बात पर अनाया धीरे से बोली, नहीं दादी, नहीं नानी, उसको थोड़ा वक्त लगेगा। पता नहीं वे कहाँ खोई खोई रहती है, उसका ध्यान कहीं और रहता है, और आज तो उसको कोई नजर भी आया, पता नहीं वे अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में है। मुझे समझ नहीं आ रहा दादी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं? अनाया की बात पर रंजना जी प्यार से बोली, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, उसको हमें वक्त देना चाहिए। और तुम देखो कहीं ऐसा तो नहीं क्यारा सच में अरुण को पसंद करती है? अगर उनके बीच प्यार का रिश्ता है, हम खुद आरोन से बात करेंगे। रंजना जी की बात पर अना ने सिर हिलाया और वे भी अपने रूम में आ गए। स्काई आइलैंड सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन आरोन वापस नहीं आया था। जेनी भी ठीक हो चुकी थी, लेकिन वो हैरान थी, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आरोन वार्नर ने उसको जाने को नहीं बोला था। क्योंकि अगर वो चाहता तो उसको बाहर निकाल सकता था, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा था। आरोन तो क्या, बाकी कोई भी उसको जाने को नहीं बोल रहा था। जेनी मैन हॉल में आ गई थी जब उसकी नजर तारा पे पड़ी, जिसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। जेनी तारा को देख के गुस्से में बोली, ए लड़की, बताओ तुम्हारे प्रेसिडेंट कहाँ है? जेनी की बात पर तारा ने कोई जवाब नहीं दिया था। जेनी इससे पहले कुछ और कहती आर्यन बाहर से आते हुए जल्दी से बोला, हम सबको यहाँ से अभी निकलना होगा। तारा हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हैं सर? आर्यन की बात पर जेनी भी हैरान थी। आर्यन वानर के दिमाग में चल क्या रहा था? आर्यन की बात पर सब लोग बाहर आ गए थे। राघव हैरानी से बोला, क्या हुआ और क्यों जाएंगे हम यहाँ से? हमारा आइलैंड, हमारी जमीन। आर्यन राघव को घूरते बोला, राघव अब इन सब बातों का वक्त नहीं है, चलो जल्दी, मैंने गार्ड और सर्वेंट को यहाँ से भेज दिया है, अब हमारी बारी, हमारे आइलैंड पर घुसपैठे घुसने वाले हैं। और फिलहाल आरोन भी यहाँ नहीं है, और सब कुछ संभालने के लिए हम लोग कम है। हमें भी लंदन के लिए निकलना होगा, हमारा सिर्फ बाहर ही है। आर्यन की बात फिलहाल किसी को समझ नहीं आती, लेकिन कुछ भी सवाल जवाब करने का वक्त नहीं था, इसलिए सब लोग आर्यन के बाद पर अपने अपने रूम में चले गए थे। आर्यन ने जेनी को देखा, जिससे कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। आर्यन का मन था जेनी को उठा के समंदर में फेंक दे, लेकिन आरोन ने उसको ऑर्डर दिए थे जेनी को अपने साथ ले जाना है, लेकिन फिर भी आर्यन ने एक आखिरी कोशिश की थी जेनी को समझाने की। आर्यन धीरे से बोला, देखो वैसे तो तुम चल सकते हो हमारे साथ, क्योंकि जब तक तुम इस आइलैंड पर हो तुम हमारी जिम्मेदारी हो, लेकिन फिर भी एक बात अच्छे से समझ लो, हमारा काम ही खतरों से खेलना है। क्या पता रास्ते में कोई हमला कर दे, तुम जहाँ से आई हो नहीं लौट जाओ। आर्यन की बात पर जेनी बाहर जाते हुए बोली, मैं सिर्फ इंतजार कर रही हूँ, जब मेरे आरोन ने कहा है तो मैं जाऊंगी। जेनी की बात पर आर्यन ने गुस्से से उसको देखा था। आर्यन भी नहीं जानता था आखिर आरोन ने यह फैसला क्यों लिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानता है अगर ऐसा कुछ होता आरोन अपने आइलैंड पर एक आँच भी नहीं आने देता।
वह तो ये जानता था ये सब झूठ, लेकिन ये झूठ किस लिए है ये आर्यन समझ नहीं पा रहा था। कहीं क्यारा की वजह से आर्यन के दिमाग में अचानक में ख्याल आया था। सब लोग लंदन के लिए निकल चुके थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब इतनी जल्दबाजी में क्या हुआ है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी, जेनी भी लंदन जा रही थी, जबकि आर्यन को जेनी से जितनी नफरत थी वे तो हर कोई जानता था। लेकिन क्योंकि आर्यन वार्नर के दिमाग में जो भी चलता था वे तो आर्यन वार्नर ही जानता था। वहीं रुहेल लागो बार बार आर्यन की तरफ देख रहे थे ताकि उन्हें कोई जवाब मिले, लेकिन आर्यन बिल्कुल शांत बैठा था। उसने किसी से कोई बात नहीं की थी, या शायद उसको कुछ पता भी शायद उसको कुछ पता भी था और वे किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। वहीं राघव जेनी को बुरी तरह घूर रहा था, क्योंकि उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आर्यन जेनी जैसी लड़की को बुला रहा था जिसको घर से निकालने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। नहीं, आर्यन का मन भी कर रहा था जेनी को चलते शिप से समुद्र में फेंक दे, लेकिन वे अपने दोस्त को अच्छे से समझता था। आर्यन बिना किसी फायदे के कोई काम नहीं करता, लेकिन फिलहाल खुद को से सोच के कुछ नहीं होने वाला था यही सोच आर्यन ने भी इस बात पर ध्यान देना बंद कर दिया था। आर्यन सबको देखते हुए आराम से बोला, अभी लंदन पहुंचने में काफी वक्त लगेगा, जिसको सोना है वो सो सकता है, जिसको फ्रेश होना है वो फ्रेश हो सकता है। बेड, ड्रिंक और खाना सिप के बैक साइड है। इतना कहकर आर्यन अंदर रूम में चला गया था। लंदन सुबह के वक्त रंजना जी बाहर गार्डन में वॉक कर रही थी। उनका उसूल था हमेशा ही बाहर गार्डन में वॉक करती थी। रंजना जी अभी अंदर जाने की सोच रही थी जब अचानक उनके कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज पड़ी। रंजना जी ने अपने आसपास देखा तो उनकी सब गाड़ियां फिलहाल यही थी। तो ये इतनी सुबह कौन आया था? अन्य विराट और मैंसन में ही था। रंजना जी ने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा ही थे जब तभी उनकी नजर गाड़ी में से निकलते पैरों पर पड़ी। रंजना जी ने पैरों से चेहरों तक का सफर तय किया तो उनके होश उड़ गए। रंजना जी ने गुस्से और नफरत से सामने देखा तो जहाँ से रीमा अरीमा और रिवाज तीनों चले आ रहे थे। रंजना ने गुस्से से चारों तरफ देख के चीखी, गार्ड सिक्योरिटी कहाँ मर गई ये सब? क्या आपको इसलिए पॉइंट किया गया है जो कोई भी सड़क चलता हमारे मेंशन में आ जाए? कहाँ है सब? इनको यहाँ से निकलवा के किसी कचरे के ढेर में फेंकवा दीजिए, लेकिन इनको हमारी आंखों के सामने से दूर करिए। रंजना जी के चिल्लाने पर मीरा भी बाहर आ गई थी और उमा भी आ गई थी और सामने देख के उमा के चेहरे के भी भाव बदल गए थे। रीमा की शक्ल देख के रंजना जी का गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। कुछ ऐसा हाल उमा का भी था। इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड उनको बाहर ले जाते तभी रीमा और रिवाज दोनों रंजना जी के पैरों में गिर गए थे। रीमा झूठे आंसू बहाते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए माँ, हम बहक गए थे, लालच में अंधे हो गए थे, लेकिन अब हमें पता चला हम कितने गलत थे, हमारी कितनी बड़ी गलती थी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हम वो महल और वो ऐसा आराम छोड़ के वहाँ आपके पास आ गए, हमें माफ कर दीजिए। रीमा जी की बात पे रंजना जी मुस्कुरा के बोली, अच्छा ऐसा क्या तुम वो महल छोड़ के आ गए? ठीक है फिर उमा क्यारा को बुला के लाओ, हम उसकी प्रॉपर्टी आज ही उसके नाम करते हैं। इन लोगों की वजह से हम रुके हुए थे ना, क्यों ना ये काम अब अभी करा जाए जब घर के सब सदस्य यहाँ आए। रंजना जी की बात पर उमा मुस्कुराते हुए क्यारा के कमरे में चली गई थी, लेकिन रीमा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। कुछ यही हाल रीमा का भी था। रंजना जी मुस्कुरा के बोली, क्या हुआ रीमा, तुम तो यहाँ माफी मांगने आई थी ना, तो सबसे बड़ी गलती तो तुमने हमारी फूल से बच्ची के साथ धोखा करके की है, उसके लिए क्या ख्याल है तुम्हारा? रीमा क्या ख्याल है तुम्हारा? रंजना जी की बात पे रीमा हकलाते हुए बोली, पर आप मेरा मतलब है अभी आराम से इस बारे में बात करते हैं ना, अभी तो हम आए हैं। रीमा की बात पे रिवाज जल्दी से बोला, नहीं जैसा आप करें वैसा ही होगा, हमें माफ कर दीजिए। रिवाज की बात पे रीमा ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, रिवाज ने उसका हाथ पकड़ लिया। रीमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। थोड़ी देर बाद कैरल से आंखों से सब ऐसे सबके सामने खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी उसका पूरा जिस्म कांपने लगा था। कैरल रंजना जी के पीछे छुप गई थी। रंजना जी ने कैरल के हाथ पर बड़ी ही नफरत से रीमा को देखा था, लेकिन उससे पहले मीरा रीमा के पास चली गई थी। मीरा रीमा को देखते गुस्से से बोली, अरे तुम तो माँ भी हो ना, किसी की बेटी भी हो ना, तुम्हें भाभी कहने का तो मन नहीं करता और ना ही कभी कहूंगी, लेकिन जो तुमने मेरी बच्ची के साथ किया है उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। रीमा जल्दी से बोली, अरे मीरा तुम क्या कह रही थी? अरे हाँ क्या कह रही हो? अरे मैंने तो क्या रहा। इससे पहले रीमा अपनी बात पूरी कर पाती मीरा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर चढ़ गया था। रीमा का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था। अब उसके कंट्रोल से सब बाहर हो गया था। मीरा गुस्से से रीमा को देखते बोली, खबरदार जो मेरे बच्चे का नाम अपनी गंदी घोटे जुबान से लिया, वैसे तो मेरा मन करता है तुम्हें एक ही जगह 10 थप्पड़ मारो, लेकिन हम तुम्हारे जैसे नहीं है ना, तुम्हारी चालाकियां बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं आखिर इतने साल साथ गुजारे हैं। मीरा की बात पर रीमा झूठे आंसू लेकर बोली, कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है तुम्हें जो कहना है तुम्हें जो करना है, जितना मारना है मार लो मीरा, लेकिन आज सच्चे दिल से आए हैं। रीमा की बात पे रीमा ने गुस्से से दूसरी तरफ देखा था, तब गुस्से बैठ एक बड़ी सी थाल लेकर आ गए थे। रजना जी उस थाल से पेपर उठा के क्यारे की तरफ बढ़ाते हुए बोली, साइन करो, लेकिन उससे पहले रजना जी ने रिवाज को देखा, मुस्कुरा के बोली, इस पर तुम्हारे पापा और मेरे साइन हो चुके हैं, मेरी बहू मेरे बेटे के भी साइन हो चुके हैं, लेकिन दोनों के साइन अभी बाकी हैं, तो जल्दी से अपना फर्ज निभाओ और यहाँ से चलते बनो। रंजना जी की बात पे रीमा ने रिवाज को देखा तो रिवाज जल्दी से पहन ले तो बोला, जैसे आप कहे माँ, लेकिन उससे पहले रंजना जी जोर से चीखी, खबरदार अगर हमें माँ कहा तो तुम जैसे घटिया माँ बेटे की माँ बनने से अच्छा हम किसी कुत्ते को पाल ले। रंजना जी की कड़ी हुई बातों से रिवाज का सर झुक गया था, लेकिन उसने साइन करके पेपर रीमा की तरफ बढ़ा दी थी। रीमा के हाथ कांप रहे थे। रंजना जी मुस्कुरा के बोली, क्या हुआ रूमा? रीमा बहू बहू ही कहूँ या फिर एक चालाक घटिया औरत कहूँ, तुम्हारी हर चाल उल्टी पड़ गई। अब देखो तुम यहाँ आई थी हमसे और हमारी प्यारा पर से प्रॉपर्टी छीनने, लेकिन तुमने यहाँ आके हमारा काम
आसान कर दिया है ना। चलो अब जल्दी से साइन करो, अफ़सोस करने के लिए तो और भी वक़्त मिलेगा। रंजना जी की बातों से रीमा ने ना चाहते हुए भी साइन कर दिए थे। रीमा के साइन करने के बाद भी रंजना जी ने पेपर छीनते हुए बोली, "ये लो क्यारा, साइन करो।" रंजना जी की बात पर क्यारा ने रीमा को देखा जो गुस्से से उसको घूर रही थी, लेकिन रंजना जी रीमा के आगे आ गई थी। इस बार रंजना जी ने गुस्से से बोली, "साइन करो क्यारा।" लेकिन क्यारा की नज़र अपने चाची पे थी। रंजना जी की बात पर रीमा ने रंजना जी को देखा। इस वक्त उसका गुस्सा क्यारा और रंजना पे फटने को तैयार था, लेकिन रंजना जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रंजना जी खजाने में नज़रों से क्यारा को घूर रही थी, क्योंकि उसकी वजह से लेट हो रहा था और वे साइन करने के बजाय रीमा को देख रही थी। वहीं मीरा क्यारा का हाथ पकड़ के अपनी ओर मोड़ते हुए प्यार से बोली, "कोई ज़रूरत नहीं है किसी से डरने की, साइन करो। ये सब तुम्हारा ही है जो तुम्हें मिल रहा है। कल हम नहीं होंगे तो ये औरत तुम्हें परेशान करेगी।" रीमा की बात पे क्यारा ने कांपते हाथों से पेन पकड़ा और एक बार रंजना जी को देख के वापस रीमा की तरफ नजरें गड़ा ली, लेकिन इस बार उसकी आंखों में काफी कुछ अलग था। अब उसकी आंखों में बचपना नहीं बल्कि अलग से भाव थे। क्यारा ने अगले ही पल उन पेपर्स पर अपने साइन कर दिए थे और रीमा का दिल टुकड़ों में बट गया था। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ यही हाल रीमा का भी था और कुछ यही रिवाज का भी था, लेकिन कोई चाह के भी कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि घर की हेड रंजना थी और उनके आगे किसी का बोलना काम नहीं आता था। साइन होने के बाद रंजना जी क्यारा के सर को चूमते हुए बोले, "मुबारक हो राठौर परिवार की रियल क्वीन। आज से तुम्हारा किंगडम तुम्हारा हुआ। हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों से क्या वादा आज मैंने निभा दिया और मुझे खुशी होगी रात शाम हमारी जश्न में फिर से इस खुशखबरी को ऐलान किया जाए। आसपास के रोड परिवार को इनवाइट करो। आज शाम की पार्टी सबसे ज्यादा खास होनी चाहिए, क्योंकि हमारी महारानी के लिए होगी।" रंजना जी की बात पर रिवाज ने रंजना जी को देखा तो रंजना जी धीरे से बोली, "अभी मेहमान आए नहीं है। मेहमानों के आने का समय शाम को है, इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। हम ऐसे लोगों को अपने मेंशन में घुसने की इजाजत नहीं देते जिनसे हमारा कोई रिश्ता ना हो।" रचना जी की बातों से रिवाज का दिमाग खराब कर रही थी। वे तो यहाँ ना जाने क्या सोच के आए थे, लेकिन रचना जी ने उनको सारा गेम उन पे उल्टा कर दिया था। अब रीमा भी नफरत से रिवाज को घूर रही थी, लेकिन दोनों के हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि रचना जी फैसला सुना चुकी थी। रचना जी बाकी सबकी तरफ देख के गुस्से से बोली, "अब क्या वहीं खड़े रहने का इरादा है आप लोगों का? चलिए अब लेट नहीं हो रहा आपको।" रचना जी की बात पर रीमा अपनी एक आखिरी चाल चलते हुए रचना जी के पैरों में गिर गई थी। रचना जी और मीरा दोनों हैरान रह गई थी। रचना जी मीरा की तरफ देख के धीरे से बोली, "क्यारा इसको अंदर लेके जाओ। मीरा हमें कुछ पुराने हिसाब करने हैं।" रचना जी की बात पे क्यारा को लेकर चली गई थी। वहीं रीमा जल्दी से क्यारा के पैरों को पकड़ते हुए बोली, "माफ कर दीजिए माँ, आपके ही बच्चे हैं। गलतियां भी आप बच्चों से ही होती है। जैसे आप क्यारा को प्यार देती आई, वैसे मेरी रीमा और राइमा भी तो आपके प्यार के लिए तरसती है, लेकिन आपने क्या दिया? कुछ भी नहीं। माना हमारी गलती है, लेकिन अब आप माफ नहीं करेंगी। कहाँ जाएंगी बताइए ना? और हमारा इस अनजान शहर में है कौन? अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं अपना खर्च खुद उठा सके। प्लीज रिवाज तो आपका ही बेटा है ना? रीमा आपकी पोती है ना?" रीमा के घड़ियालू आंसू पे रचना जी आराम से बोली, "अच्छा ऐसा कब से रीमा को अपनी मरी हुई दादी की याद आ गई? कब से रिवाज को अपनी माँ की याद आ गई? मैं तुम तीनों को अच्छे से जानती हूँ। रीमा, जहाँ तुम्हारा मतलब हल होता है वहाँ तुम किसी को भी बाप बना लेती और और यही काम यहाँ करने आई हो। अब तुम्हारे हाथों से प्रॉपर्टी छिन चुकी है। इसका अफसोस मनाओ, ना कि हमारा दिमाग खराब करो।" रचा चिंता की अगर अंदर जा ही रही थी जब फिर से रिवाज की आवाज़ गूंजी। रिवाज रंजना जी के आगे आकर धीरे से बोला, "माँ, क्या मैं यहीं रह सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास और जगह नहीं है और यह परिवार भी आपका है ना। हम वादा करते हैं कुछ नहीं करेंगे, कोई चाल नहीं चलेंगे, बस हमें रहने दीजिए।" रिवाज की बात पर रंजना जी ने एक नजर रिवाज को देखा और फिर रीमा को देख के गुस्से से बोली, "जल्द ही अपना ठिकाना ढूंढ लेना। हम ज्यादा दिन किसी को अपने साथ घर में नहीं रखेंगे।" रंजना जी की बात पर तीनों ने सिर हिलाया था और तीनों ही उनके पीछे अंदर चले गए थे। स्काई विला, ये बहुत लंबा चौड़ा विला था जो न जाने कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। इस विला की थीम हूबहू स्काई रानी जैसी थी। हर तरफ हल्का नीला रंग था और अलग से खूबसूरती थी। उस विला के बिल्कुल मिडिल वाले कमरे में आरुण बात ले रहा था। ये टेरेस स्विमिंग पूल था जहाँ से लंदन दिखाई देता था। आरुण ने टॉवल से अपने बाल साफ किए और वहीं साइड में बड़े सोफे पे बैठ गया। उसके ठीक पीछे उसके गार्ड खड़े थे जो उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। आरुण ने एक बार उन दोनों को देखा और अपने आईपैड में कुछ करते हुए बोला, "क्या खबर है?" आरुण की बात पे दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से बोले, "वो सब लोग आ चुके हैं। मिस चेनी भी आ चुकी है।" गार्ड की बात पे आरुण मुस्कुरा के बोला, "ग्रेट, अब शुरू होगा गेम।" लंदन की खूबसूरत वादियों में आरुण की बात पे आरुण पीछे से आते बोला, "कौन सी लंदन की वादियों में क्या होगा? हमें भी पता चलना चाहिए ना। हमारे प्रेसिडेंट के दिमाग में चल क्या रहा है? हम लोग क्या सिर्फ नाम के लिए रखे हुए हैं? आर्यन हमें कहीं से भी उठा के कहीं फेंकवा देगा।" और हम आवाज तक ना निकाली। आर्यन की बात पे आर्यन आराम से बोला, "तुम्हें यहाँ आने में कोई तकलीफ हुई?" आर्यन की बात पे आर्यन हंसते हुए बोला, "अब बहुत तकलीफ देकर पूछा है, तकलीफ हुई या नहीं? खैर, तकलीफ हो सुकून की बातें बाद में होगी, पहले ये बताओ हमें यहाँ किस लिए बुलाया गया? और ठीक है, हमें बुलवा लिया, वह लड़की जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, वो उसका क्या काम है यहाँ? क्यारा को गए हुए अभी कितने दिन हुए हैं? और खैर क्यारा यहीं होगी ना? मैं आज शाम में उससे मिलने जाऊंगा। क्या सोचती होगी वो? अगर तू 2 दिन से लंदन में है तो तूने उसके पास जाने की जरूरत भी नहीं समझी।" आर्यन के चीखने पे आराम आराम से बोला, "वो बहुत खुश है, उसको किसी की जरूरत नहीं। बेहतर होगा तू अपनी
तू भी अपनी अकल कम चला, आर्यन गुस्से से बोला। क्यों जरूरत नहीं, उसने कहा। तुझसे तू मिला उससे, आर्यन की उत्सुकता पे। आर्यन आराम से बोला, तुम लोग काफी लंबा सफर करके आए हो, आराम की जरूरत है, जाओ रेस्ट करो। आर्यन की बातें आर्यन को अंदर तक जला रही थी और आर्यन जानता था आर्यन उसको जलाने के लिए सब बोला है, लेकिन फिलहाल उसके दिमाग को जांचना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए खामोशी से चला गया था। वहीं अरुण के चेहरे पर एक ना दिखने वाली मुस्कान आ गई थी। राठौर बंसल सब लोग मैन हॉल में जमा थे। अनाया तो पूरे घर में दौड़ती फिर रही थी। वहीं मीरा किचन में थी। रचना और अने भी लंच के लिए यहीं आए हुए थे, लेकिन क्यारा के चेहरे पर कितनी ही सोचों की लगी रही थी। अने क्यारा को देखते हुए प्यार से बोली, अब फिक्र छोड़ दो, अब तो सब कुछ मिल गया तुम्हें, और क्या चाहिए। अने की बात पे क्यारा खोए खोए अंदाज से बोली आरोन, लेकिन जैसे ही उसको अपनी गलती बात का एहसास हुआ, क्यारा जल्दी से बोली, नहीं वो मैं कह रही थी, मुझे आरोन से मिलना है, मैंने उसे प्रॉमिस किया था, जब भी मुझे सब मिलेंगे मैं उसको बताऊंगी। क्या तुम मेरी बात आरोन से कराओगे। क्यारा की बात पर अने के चेहरे पर गुस्से से भरी मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसने बड़ी खूबसूरती से उसको छुपा लिया था। अने मुस्कुरा के बोला, क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम ही भी तो मेरी दोस्त हो ना, तुम्हारी बात में भला मैं कैसे टाल सकता हूँ, जरूर बात कराऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अरुण काफी बड़ा आदमी है और उससे बात करने के लिए क्या पता उसके किसी गार्ड से पूछना पड़े, उसके सर्वेंट से बात करनी पड़े, है ना। अन्य की बात पे क्यारा गुस्से से बोली, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम सिर्फ मेरा नाम ले देना, वह मुझसे जरूर बात करेगा। क्यारा की बातें अब अने को इरिटेट कर रही थी। क्या था आखिर आरोन में ऐसा जो उसमें नहीं था। अने चिढ़ते हुए बोला, क्यारा फिलहाल मैं तुम्हारे सामने हूं ना, तो तुम्हारा फोकस सिर्फ मेरे ऊपर होना चाहिए, मेरा मतलब है मेरी पूरी फैमिली पे होना चाहिए। और रही बात आरोन की, तो मैं सांप को ही फ्री होकर आरोन से तुम्हारी बात कराऊंगा पक्का। अने की बात पे क्यारा ने मुस्कुरा के उसको देखा। तब अब जो भी था उसकी उम्मीद अने ही था, वरना और किसी से वे कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि और किसी से उसने आरोन से रिलेटेड कोई बात शेयर नहीं की थी। वहीं ऊपर कमरे में रीमा का रो रो के बुरा हाल था। अरिमा रीमा को चुप कराते हुए प्यार से बोली, बस कीजिए मॉम, आखिर कितना रोएंगी आप, और रो के क्या होगा, वो मनहूस कह रहा हमारी नाक के नीचे से सब ले गई, अब क्या बचा है, और इस बूढ़ी ने हमें कैसे भीख में रखा है, यहाँ कब तक रहेंगे ऐसे, उसका बस चले, हमें आज ही निकाल दे, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे डेढ़ आप कुछ करिए ना। अरे माँ की बात पर रिवाज गुस्से से बोला, क्या करूँ मैं, बताओ मुझे क्या करूँ, कहा था ना तुम्हारी माँ को कोई चालाकी ना करे, इसने मेरी एक नहीं सुनी, और अपनी चालाकी की वजह से जो हमारे हाथ में था वो भी खो दिया, इसने क्या बचा, अब क्या बचा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं। रिवाज की बात पर रीमा गुस्से से बोली, तुम औरतों की तरह सिर्फ बैठे रहो। रिवाज राठौर, जो अब तक क्या था किया वह भी मैंने किया, अगर मैं ना होती मेरे बच्चे भूखे रह जाते, आज ही मैंने साथ छोड़ा, आज ही सुरंजना राठौर ने हमसे सब छीन लिया, अब जब वे यहाँ से निकाल देगी, कहाँ जाएंगे हम, कौन रखेगा हमें, बताओ। रीमा चीख रही थी। जब रिवाज की नजर पीछे दरवाजे पर खड़ी, उसने रीमा को फिर से इशारा किया और सबने पीछे देखा तो मेरा हाथ में खाने की ट्रे लिए हुए खड़ी थी, लेकिन उसकी तीखी नजर रीमा के ऊपर थी। रीमा को देख के मीरा आराम से बोली, मुझे तो लगा था माँ कितना कुछ सुनार के बाद आप सबको न पर कुछ असर होगा, लेकिन मैं तो बिल्कुल पागल थी। वे कहते हैं ना भाई, कुत्ते की बोझ को कितना सीधा करो वे टेढ़ी ही रहती है, सही कहा ना मैंने। वैसे खैर हमारे घर तो बाहर से आए लोगों को सम्मान दिया जाता है, और आप तो वैसे भी हमारे अपने देश से आए हैं, इसलिए बाहर खाना लगा है, खा लीजिएगा, लेकिन माँ के जाने के बाद, क्योंकि माँ हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी उनके दुश्मनों की इतनी सेवा करी जाए। मीरा की बात पर रीमा गुस्से से बोली, कैसी बहन हो तुम मीरा, तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी इतनी दूर से आए हैं और तुम ये सब बातें कर रही हो, कम से कम मेरी नहीं। रीमा रिवाज की फिक्र तो करो। रीमा की बात पर रीमा हंसते बोली, अच्छा भाभी ऐसा क्या, वैसे बात तो आपने सही कही, लेकिन क्या है ना, इतने बड़े शहर में रहते हैं तो उसका असर तो हम पे भी हुआ है। वे क्या है ना, अब हम बदल चुके हैं, हमारी सोच हमारी समझ सब बदल गई है। पहले हमें भी यही लगता था, लेकिन अब रिश्तों के इसलिए रिश्तों की सच्चाई सब पता चली है, और अब जाके खुद को बदला है, इसलिए आपकी सारी कोशिशें हमारे सामने फीकी पड़ रही है। मीरा की बात पे रीमा ने रिवाज को देखा, जो बस उसको घूर रहा था। वही रीमा गुस्से से मीरा को घूर रही थी, लेकिन मीरा पे कोई असर नहीं हो रहा था। मीरा ने फिर से एक नजर सबको देखा और आराम से बोली, लंच को बोल दिया है मैंने, भूख हो खा लीजिएगा, वैसे भी आप लोगों को क्या भरोसा, अगर कहीं और खाने को बोला हो तो बात अलग है। मीरा इतना कहकर चली गई थी और रीमा का मुंह बन गया था। मीरा के जाते ही रीमा की बात को पकड़ते हुए बोली, डेढ़ देख रहे हो आप, माना हमसे गलती हुई थी, लेकिन हम तो सब भूल के आए थे ना, सब कुछ भूल के आपके साथ चले आए, लेकिन हमारे साथ ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, देखा आपने, कोई अपने नौकरों के साथ भी अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन ये लोग हमें इस काबिल भी नहीं समझ रहे, और आपने तो अंधों की तरह सब कुछ उसके नाम कर दिया। लेकिन भाई उनको क्या जवाब देंगे, अरे उनकी शादी की उम्र है, कोई हमें कैसे लड़की देगा जिनके पास रहने की छत भी नहीं, उनके यहाँ कौन अपनी लड़की देगा। डेढ़ आपको कुछ सोचना पड़ेगा, वरना आप जानते हैं ना हमारे हाथों से सब कुछ छीन जाएगा, आप जानते हैं ना डेढ़। अरे हमारी आवाज को देखते हो बोली, तो रीमा गुस्से से बोली, अरे रहने दो रीमा, जाने दो, किसी को कुछ कहने से कुछ नहीं होगा, तो हम जैसे भी थे वहां रह रहे थे ना, कम से कम हमारे सर पर छत थी, राठौर पे ले समारा था, और जब तक हम उसकी ना देते कोई भी हमसे भी पैलेस नहीं छीन सकता था, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे डेट की वजह से हमने सब खो दिया, उस पागल को दे दिया सब। रीमा की बात पर रिवाज गुस्से से चीखा, बस करो तुम दोनों, चुप हो जाओ, सोचने दो मुझे।
कुछ। जब तक तुम अपनी ये जुबान बंद नहीं करोगी मैं कैसे कुछ सोचूंगा। रिवाज की बात पर रीमा गुस्से से चीखी, आपने कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं होगा ना, आप कुछ कर सकते हो, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। रीमा कुछ सोचती रही, जिसने हमारा सब कुछ छीना है वही हमें सब वापस करेगी और उससे एक एक चीज का हिसाब लेंगे हम। रिवाज गुस्से से बोला, पर कैसे। रीमा आराम से बोली, उसका भी इलाज है मेरे पास, लेकिन सबसे पहले हमें घर वालों का यकीन जीतना पड़ेगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे हमें इस घर में रहने का मौका मिल सके, वरना तुम्हारी वे बूढ़ी माँ हमें बाहर निकाल के डाल के खड़ा कर देगी। रीमा की बात पर रिवा ने सिर हिलाया। दोनों ही कुछ सोचने लगे। मैं हाल सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अनाया किरा को छोड़ते हुए प्यार से बोली, वैसे क्या रहा, आज की स्पेशल गेस्ट तुम होना, तुमने क्या क्या सोचा है। वैसे आज तुम्हें मैं रेडी करूंगी, ठीक है। अनाया की बात पे कह रहा मुस्कुरा के उसको देखने लगी। तभी रचना जल्दी से बोली, वैसे बहुत बहुत मुबारक हो कह रहा, बेटा तुम्हें सब कुछ मिल गया, अब लगती हूँ ना एकदम प्रिंसेस असल वाली। रचना की बात पे कह रहा धीरे से बोली, थैंक यू आंटी। कह रहा की बात पे रचना प्यार से बोली, अरे बेटी आंटी नहीं मॉम कहो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, जैसे अन्य की मॉम हूँ वैसे तुम्हारी मॉम। अब तो तुम्हें मेरे घर में ही आना है, तो आदर डालो। रचना की बात पे कह रहा हैरान से बोली, क्यों आंटी, मैं आपके घर क्यों आऊंगी, मैं तो अपने घर में रहूंगी ना, है ना दादी। क्यारा की बात पे रचना को इशारा करते हुए प्यार से बोली, बिल्कुल ठीक कह रही है क्यारा। और रचना तुम भी अभी इस बारे में कोई बात मत करो, पहले सब लंच पे ध्यान दो, उसके बाद शाम की पार्टी के लिए रेडी भी होना है। और कल से क्यारा ऑफिस जाएगी। आपको अनाया आप उनको लीड करेगी, ठीक है बेटा। रचना जी की बात पे अनाया आराम से बोली, बिल्कुल नानी जैसा आप कहे। अनाया की बात पे सबने सिर हिला और लंच करने लगे, लेकिन क्यारा की नजर कहीं हो रही थी। अने जल्दी ही चला गया था, इसलिए सब सोच रहे थे क्यारा अने को मिस कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके दिमाग में आरोन चल रहा था। थोड़ी देर बाद सब लोग करके चले गए थे, क्योंकि सबको शाम की तैयारी करनी थी। क्यारा भी अपने कमरे में आ गई थी। अब उसके पास फोन भी था, लेकिन उसका आरोन का नंबर याद नहीं था और बाकी किसी का भी नंबर उसको याद नहीं था। क्यारा ने एक बार फिर से अपने फोन को देखा और गहरी सांस लेकर बालकनी में आ गई। मौसम अच्छा हो रहा था, इसलिए क्यारा वे थोड़ी देर ताजी हवा में सांस ले रही थी, जब उसको एहसास हुआ जैसे सामने वाली बालकनी से कोई उसको देख रहा था। क्यारा ने थोड़ा और करीब से सामने खड़े इंसान को देखना चाहा, लेकिन वे जितना कोशिश करती वे आदमी इतना ही छुप जाता। लेकिन क्यारा को वे आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन ये था कौन। क्यारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्यारा ने उस आदमी को गौर से देखा तो उसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन क्यारा को उस आदमी को मैं कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे वो उस आदमी को जानती हो। क्यारा धीरे से बोली, कौन है वहाँ, कौन है। लेकिन क्यारा की आवाज का उस आदमी पर कोई असर नहीं हो रहा था। अभी क्यारा थोड़ा और आगे चलती, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया था। क्यारा की सांसें अटक गई थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलनी चाहिए, लेकिन किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया था। क्यारा डर से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख ली थी। क्यारा को फिर से अपने कानों में वही अजीब सी आवाज महसूस हुई थी। फिर से कोई उसके कानों के पास जाकर धीरे से उसके कानों को छू रहा था। क्यारा हैरानी से बोली, कौन है, छोड़ो मुझे, कौन है। क्यारा की बात पे भी आदमी धीरे से बोला, क्यारा उठो, अभी पिछले इतने दिन भी नहीं हुए जो यूं नजर चुराने लगी हो। उस आदमी की बात पे क्यारा जबरदस्ती खुद को छुड़ाती बोली, कौन हो तुम, छोड़ो मुझे, जाने दो। लेकिन उस आदमी की पकड़ क्यारा पे और कस गई थी। वो आदमी क्यारा की गर्दन को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, तो आज तुम अपने हुक्म की रानी हो, तुम्हारा हुक्म इस राठौर परिवार पे चलेगा। यही तो चाहिए था ना तुम्हें, सब कुछ आज तुम्हारे पास है। लेकिन अफसोस, रानी के पास राजा नहीं, मतलब मैं नहीं। वो आदमी आदमी इतना कह के फिर से हंसने लगा था। क्यारा को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन क्यारा जानती थी आदमी जरूर उसको जानता है, वरना कोई कैसे उसका नाम लेके ऐसे बात कर सकता है। क्यारा धीरे से बोली, देखो मुझे जाने दो, मैं तुम्हें नहीं जानती, छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम। क्यारा की बात पे भी आदमी धीरे से बोला, अभी से इतना डरने की जरूरत नहीं। क्यारा राठौर, उसके लिए तुम्हें वक्त दिया जाएगा, क्योंकि तुमने जो खेल मेरे साथ खेला है उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। तुमने खुद को किसी और के बाहों में सौंप दिया बिना ये जाने। अगर मुझे ये सब पता चलेगा तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। उस आदमी की बात पे क्यारा ने साइड से कुछ उठा के जैसे ही उस आदमी को मारना चाहा, अचानक ही वे आदमी गायब हो गया था। और अनाया हैरानी से क्यारा को देख रही थी। क्यारा जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखते बोली, कौन था वो, उसने मेरी आंखें बंद कर ली थी, तुमने उसको क्यों कुछ नहीं कहा। क्यारा की बात पर अनाया आसपास देखते हुए बोली, मैंने किसको कुछ नहीं कहा, कौन था यहाँ, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। क्या हो गया है क्यारा, देखो अभी पार्टी में टाइम है, अगर तुम्हें नींद लेनी है तुम सो जाओ, क्योंकि तुम्हारी हालत देख के तो ऐसा ही लग रहा है कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम। अनाया की बात पे क्यारा जल्दी से बोली, यहाँ कोई था, उसने मुझसे बात भी करी और वह अजीब अजीब सी बातें कर रहा था सच में। अनाया क्यारा को बिठाते हुए प्यार से बोली, देखो क्यारा, तुम्हारा रूम यहाँ से कितना ऊपर है ना, और तुम्हें कैसे लगता है यहाँ तक कोई आएगा, और नीचे देखो कितने सारे गार्ड्स हैं, अगर कोई रूम में आता क्या हमें पता नहीं चलता। तुम खुद सोचो, और मैं जब से यहाँ आई हूँ तुम अकेली ही हो, मुझे भी तुम्हारे आसपास कोई नजर नहीं आया, शायद तुम किसी को मिस कर रहे हो। एक काम करो, तुम सो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा सच में। अनाया की बात पे क्यारा बिस्तर में घुसते हुए बोली, लेकिन फिर
मैं कियारा की बात पे अनाया प्यार से बोली, सो जाओ, फिर शाम की पार्टी में सबसे खूबसूरत भी लगना है ना क्या। अनाया की बात पे कियारा लेट गई थी। वहीं अनाया ने फिर से आसपास देखा था, लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आया था। अनाया दरवाजा बंद करके चली गई थी। वहीं कोई दरवाजे के पीछे छुपा कियारा को मुस्कुरा के देख रहा था। इसका ही बेटा आर्या बैठी कुछ सोच रही थी। जब बता रहा उसके साइड में बैठते हुए बोली, आपका क्या मैम से मिलने का मन नहीं कर रहा। तारा की बात प्यारे धीरे से बोली, मन तो बहुत है, लेकिन प्रेसिडेंट ने कहा है कोई भी उनसे पूछे बिना यहाँ से नहीं हिलेगा। और वैसे भी तो वो चुड़ैल भी है ना, उस पर नजर रखनी है, इसलिए मैं चाह के भी नहीं हिल पा रही। क्यारा से आर्य की बात सुनकर तारा कुछ सोचते बोले, लेकिन आप आर्यन सर से बात करिए, क्या पता वो आपकी बात सुने और आपकी बात माने। तारा की बात प्यारे हंसते बोली, अच्छा तुम है आर्यन इतना अच्छा कब से लगने लगा। तारा, अगर मैं उसको कुछ बोलूँ वे हमेशा उसका उल्टा करेगा। तुम्हें क्यों लगता है वे मेरी सुनेगा। आर्या की बात पे तारा कुछ कहने वाली तभी पीछे से किसी की आवाज आई। आर्या के कानों में पड़ी, मेरे बारे में इतनी तारीफ करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। आर्या ने जैसे ही पीछे देखा तो अरुण उसको ही घूर रहा था, लेकिन आर्या को कोई फर्क नहीं पड़ा था। आर्या धीरे से बोली, मैंने इसमें क्या गलत बोला, सही तो कहा। तुम कभी जिंदगी में मेरी बात सुनते हो। जब सुनोगे। आर्यन आराम से बोला, क्योंकि तुम्हारी बात सुनकर मुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी, जो कि मैं पहले भी कर चुका हूँ। खैर तुम बताओ क्या कर रही थी, क्या कह रही थी। तारा आर्यन की बात पे तारा धीरे से बोली, सर मुझे लगता है हमें क्यारा मैम से मिलना चाहिए। वे भी तो यही लंदन में है और हम अब लंदन में ही रह रहे हैं, तो उनसे मिले बिना ऐसे। तारा की बात पे आर्यन को सोचते हुए बोला, तुमने सही कहा, लेकिन अभी इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अरुण जब तक नहीं चाहता हम में से कोई भी क्यारा से नहीं मिल सकता। जब उसकी मर्जी होगी या फिर जब भी वे चाहेगा तभी क्यारा से मिला जा सकता है। आर्यन की बात पर तारा सर हिला झुका के चली गई थी। वहीं आर्यन आर्या को घूर रहा था। आर्यन धीरे से बोला, तुम्हें अपनी शर्त याद है ना। देखो मेरी बात अच्छे से याद रखो, तुम्हें मुझे मेरा बच्चा देकर यहाँ से वापस जाना है और तुम्हारी कोई होशियारी नहीं चलेगी, समझी। आर्यन की बात पे आर्या धीरे से बोली, वैसे तुम्हें पता है मुझे लगा था शायद तुम सुधर गए, लेकिन मैं गलत हूँ। तुम जैसा घटिया आदमी कभी नहीं सुधर सकता। आर्यन तुमने मेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन उन सब के बाद भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे की फिक्र थी। लेकिन तुम तो सिर्फ अपने लालच से मतलब है, और अब तुम्हें वे लालच एक बच्चे से नजर आ रहा है ना। आर्या की बात पे आर्यन गुस्से से बोला। आर्यन गुस्से से आर्या का मुंह पकड़ते हुए बोला, अपनी हद में रहो और तुम्हारी औकात नहीं मेरे लालच पूरा करने की, समझी। पहले तो तुम ही चीख चीख के कहती थी तुम्हें अपनाया जाए, बच्चे को अपनाया जाए, बड़ी सच्चाई की देवी बन रही थी। लेकिन अब अगर मैं खुद अपने बच्चों को तुमसे लेने को तैयार हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। इसका तो साफ सा मतलब है तुम्हें यहाँ अपने बेचारेपन का नाटक दिखा के सिर्फ यहाँ की ऐस लेनी है। आर्यन की बात पे आर्या गुस्से से उठते हुए बोली, अपनी बकवास मत करो। तुम्हें अपने किए की सजा नहीं मिली, इसलिए तुम खुद को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहे हो। लेकिन टेंशन मत लो, प्रेसिडेंट है ना, वे संभालेंगे तुम्हें। इतना कहकर आर्या चली गई थी और आर्यन गुस्से से उसको जाता हुआ देख रहा था। क्यान का घर, क्यान और अरुण दोनों बालकनी में बैठे हुए थे। क्यान की नजर सामने क्यारा के घर पर थी। अरुण क्यान को देखते हुए बोला, क्या सोचा है तूने, कब तक ऐसे छिप छिप के खेलेगा। मेरा मतलब है तुझे क्यारा से मिलना चाहिए, तेरा बचपन का प्यार है वो, और अब जब वो बरसुबात तेरे सामने आई है तो तू ये चूहे बुल्ले का खेल खेल रहा है। अगर इस बीच कोई उसको अपना बना के ले गया। अरुण की बात पर क्यान ने शराब का गिलास जमीन पर दे मारा और गुस्से से अरुण की तरफ देखने लगा। अरुण समझ गया था उसने जाने अनजाने में गलत बात बोल दी है। क्यान गुस्से से अरुण का कॉलर पकड़ते हुए बोला, क्यारा के साथ सिर्फ मेरा नाम मुझे पसंद है, सिर्फ क्यान। अगर तूने आगे से मेरी क्यारा के साथ किसी का नाम भी जोड़ने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात मेरे उसके सामने जाने की, तो मैं हमेशा से उसके सामने हूँ। उसने कभी मुझे पहचाना नहीं, ये उसकी गलती है। उसका प्यार बिल्कुल उसकी तरह झूठ है। हर किसी का प्यार क्यान जैसा नहीं हो सकता, जो इतने दर्द के बाद भी सिर्फ एक ही इंसान से का नाम लेता आया है। क्यान की बात पर अरुण धीरे से बोला, पर तू सब कैसे हैंडल करेगा, क्यारा को अपने बारे में कैसे बताएगा, उसकी फैमिली से कैसे मिलेगा। और मैंने मुझे लगता है वे क्यारा को काफ़ी पसंद करता है, और आज क्यारा उसकी दी हुई ड्रेस पहनेगी। आज तुझे पता है ना, शाम में राठौर मैंसन के अंदर बहुत बड़ी पार्टी है। और उनकी बात पर क्यान मुस्कुराते बोला, और मुझे क्यों नहीं पता होगा, आज मेरी प्रिंसेस को उसका सब कुछ मिला है, उसकी खुश में खुश होने का हक तो बनता ही है ना। क्यान की बात पर उन जल्दी से बोला, नहीं क्यान, जो तू सोचा है वे मत करना, हमें इन्वाइट नहीं किया है उन लोगों ने, और हम अगर ऐसे जाएंगे तो क्या पता सबको तुझ पर शक हो। और उनकी बात पे क्यान मुस्कुराते बोला, जस्ट एंड वॉच अरुण, आज मैं अपनी पहली चाल चलूंगा, उसके बाद सह भी मेरी, मात भी मेरी, और रानी तो मेरी है ही। क्यान की बात अरुण को समझ नहीं आई थी, लेकिन वह ये जरूर जानता था, जरूर क्यान के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। लेकिन फिलहाल उसने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डाला था। राठौर मेंशन क्यारा जब सो के उठी तो शाम हो गई थी। नीचे से आवाज आ रही थी, साथ साथ पार्टी की तैयारियां जोरों पर थी, इसलिए सब अपने अपने कामों में बिजी थे। वहीं क्यारा फ्रेश होकर बाहर ही आई थी। जब उसको अपने
सामने एक बहुत बड़ा पैकेट नज़र आया। क्यारा हैरानी से बोली। उस क्यारा हैरानी से उस पैकेट को देखने लगी थी जो अभी तो यहाँ नहीं था, लेकिन अब अचानक से यहाँ कैसे आ गया था? क्यारा ने उस पैकेट को गौर से देखा और फिर उसको अचानक ही खोल दिया। पैकेट खोलते उसके अंदर से एक वाइट कलर का गाउन नज़र आया जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। क्यारा हैरानी से उस गाउन को देख रही थी। आखिर ये गाउन यहाँ कैसे आया था? क्यारा ने उस गाउन के आस-पास देखा तो एक छोटा-सा लेटर पड़ा हुआ था। उस लेटर में बड़े ही खूबसूरत शब्दों में लिखा था, यकीनन तुमसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए बड़ी दूर से खूबसूरत सा तोहफ़ा चुना है। तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि तुम्हारे किसी खास नहीं, तुम्हारे लिए चुना है। गैरो के पसंद किए गए तोहफ़े से अच्छा अपने स्पेशल दिन पर अपने का दिया तोहफ़ा पहनो ताकि तोहफ़े देने वालों को भी खुशी हो। वक्त की थोड़ी कमी थी इसलिए खुद नहीं आ सका, लेकिन अपनी प्रिंसेस को देखने ज़रूर आऊँगा। आज शाम की रौनक तुम्हारे चाँद से चेहरे से होनी चाहिए। तुम्हारा क्या रह रहे हैं? हैरानी से उस लेटर को देख रही थी। ये कौन था? क्या ये अने ने भेजा था? लेकिन अने ने उसको इतना महँगा तोहफ़ा दिलाया था तो क्यों भेजा? तो फिर किसने क्यारा उस तोहफ़े को गौर से देख रही थी। तभी उसके दिमाग में किसी का ख़्याल आया, आरोन ने ये तोहफ़ा भेजा है अपनी लिटिल स्टार करके लिए। क्यारा की आँखों से आँसू आ गए थे। उसका आरोन उसको भूला नहीं था, तभी उसको बार-बार लग रहा था आरोन उसके आस-पास है, तभी वो बार-बार आरोन को याद कर रही थी और जो उसके रूम में आया था, क्या पता वे भी आरोन ही हो। उसकी आवाज़ आरोन जैसी ही थी। क्यारा अपनी सोच में गुम थी जब अनाया अचानक ही उसके रूम में आ गई थी। अनाया अनाया को देख के क्यारा उसके गले लग गई थी। क्यारा उछलते हुए बोली, अनाया देखो ये मेरे आरोन ने मेरे लिए भेजा है ना प्यारा। क्यारा की बात पर अनाया ने हैरानी से उस ड्रेस को देखा। वे भी हैरान थे क्योंकि कोई भी उसके रूम में नहीं आया था। अनाया धीरे से बोली, तुम्हें कैसे पता? ये आरोन ने भेजा है। अनाया की बात पे क्यारा खुशी से बोली, मैं जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ उसने भेजा है। अनाया प्लीज मेरी बात कराओ ना, मुझे आरोन से बात करनी है। मैं और कोई जिद नहीं करूंगी, बस मुझे मेरे आरोन से बात करनी है। अब उसका गुस्सा उतर गया होगा और वे भी मुझसे बात करके इतना खुश होगा। क्यारा की बात पे अनाया को सोचते बोली, क्यारा तुम जानती हो ना आरोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। मैं नहीं चाहती वो तुझे फिर से हट करे। रहने दो, कोई बात मत करो। अनाया की बात पे क्यारा जिद करते हुए बोले, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बात करनी है, मुझे बात करने दो प्लीज़, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। अनाया ने गहरी सांस ली और अपना फ़ोन निकाल के आरोन का नंबर डायल करके क्यारा को दे दिया। दूसरी ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था। क्यारा अपने धड़कते दिल को काबू करके धीरे से कुछ बोली, लेकिन उससे पहले आरोन की सख्त आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आरोन वार्नर हियर। आरोन की बात पर क्यारा जल्दी से बोली, आरोन मैं क्यारा तुम्हारी लिटिल स्टार का। क्यारा ने कांपते होठों से अपनी बात पूरी की क्योंकि वे कितने दिनों बाद आरोन से बात कर रही थी। उसको नहीं पता था उसने कैसे ये इतना लंबा टाइम काटा था। भले ही वे कितनी नाराज़गी दिखाई, लेकिन वे अच्छे से जानती थी आरोन उसकी जान है। आरोन उसके लिए यह महफूज पना है जिसको छोड़कर वे कभी नहीं जाना चाहती। और आज क्यारा के आंसू निकल के आ गए थे। आरोन क्यारा की बात पर आराम से बोला, ओह कैसी हो? सही से पहुंच गई थी ना? आरोन को गैरो की तरह बात करते देख अनाया को क्यारा के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर था, लेकिन क्यारा को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। क्यारा जल्दी से बोली, आरोन मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुम्हें पता है ना? तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया था, मुझे निकाल के, लेकिन छोड़ो पुरानी बातें, याद नहीं करते और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि तुमने मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया। मैं आज यही पहनूंगी, तुम आओगे ना मेरे पास? मुझे यहाँ से ले जाना है। क्यारा की बात पे आरोन आराम से बोला, मुझे बहुत ज़रूरी काम है क्यारा, मुझे डिस्टर्ब मत करो ऐसी यूजलेस बातों के लिए। तुमने मुझे कॉल किया था और कौन से गिफ्ट की बात कर रही है तुम? मेरे पास इतना फालतू का टाइम कहाँ से आया? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लूँगा और मैं तुम्हें लेने क्यों आऊँगा? तुम अपनी फैमिली के साथ खुश हो, मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हें लेकर आने की? और एक बात और, मुझे ऐसे बीच काम में डिस्टर्ब मत किया करो। और हाँ, मैं और जेनी शादी करने वाले हैं, तुम्हारे पास इनविटेशन आ जाएगा तो ज़रूर आना। अब प्लीज़ फ़ोन रखो और आगे से मुझे ऐसे कॉल मत करना। आरोन ने इतना कहकर गुस्से से फ़ोन काट दिया था और क्यारा जिसके चेहरे पे अभी थोड़ी देर पहले कितनी चमक थी, अब वो चमक बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। क्यारा के चेहरे को देख के अनाया उसको गले लगाते बोली, मैंने कहा था ना क्यारा तुम समझती नहीं, ये लोग ऐसे ही होते हैं। आरोन वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का राजा है जो कि तुम अभी नहीं समझोगी, लेकिन तुम उसके लिए नहीं हो। उसने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। देखो उसने कितनी बदतमीजी से बात की तुमसे, ऐसे लोगों को देखना भी नहीं चाहिए। चलो तुम रेडी हो जाओ, नीचे अने तुम्हारा वेट कर रहा है। उस ड्रेस को फेंक दो। अने की बात ड्रेस पहनना तुम। अनाया की बात पे अने क्यारा वो ड्रेस उठाते गुस्से से बोली, नहीं मैं यही पहनूंगी। आरोन झूठ बोल रहा है, ये उसने मेरे लिए भेजी है। क्यारा की बात पर अनाया हैरान रह गई थी। अनाया जानती थी क्यारा उसकी बात बिल्कुल नहीं समझेगी, इसलिए ना चाहते हुए भी अनाया क्यारा की बात पर राजी हो गई थी। लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, अगर आरोन ने वो ड्रेस नहीं भेजी तो किसने भेजी थी? क्यारा की लाइफ में जो भी चल रहा था वो नॉर्मल नहीं था और ये बात अनाया को समझ आ चुकी थी। वो हो सकता था क्यारा सच कह रही है, कोई सच में उसके रूम में आया हो। यही सब सोचते हुए अनाया ने क्यारा को वो ड्रेस दे दी थी। थोड़ी देर बाद क्यारा
और ड्रेस को पहन के आ गई थी। अनाया कियारा को प्यार करते हुए धीरे से बोली, ब्यूटीफुल एकदम प्रिंसेस। अनाया की बात पे कियारा हल्का सा मुस्कुराई थी। तभी अनाया साइड में रखा बॉक्स कियारा को देते हुए बोली, कियारा ये तुम्हारी मॉम की ज्वेलरी है। ये प्योर डायमंड है जो कि सबसे कीमती है और ये नानी ने तुम्हारे लिए दी है। आज से ये तुम्हारी हुई और तुम पार्टी में यही पहनोगी। इतना कह के अनाया ने कियारा की नाजुक सी गर्दन में डायमंड का खूबसूरत सा नेकलेस पहना दिया था। उसके बाद कियारा के कानों में वही ईयरिंग। कियारा बेहद प्यारी लग रही थी। अनाया कियारा के बालों का मेसी साबन बनाते हुए प्यार से बोली, अब बस तुम्हारा थोड़ा सा मेकअप करना है। इतना कह के अनाया ने कियारा के बालों में व्हाइट डायमंड का एक खूबसूरत तारा पहना दिया था जो कि कियारा पे जच रहा था। अनाया ने कियारा का बहुत लाइट सा मेकअप किया था और अब कियारा बिल्कुल तैयार थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।